चलिए एनएफओ तो ऐसा यानी कि आज जो एनएफओ आया हुआ है वो है असल में एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस का। और इसकी अगर फंड की अगर बात करें तो एक्सिस निफ्टी एनर्जी इंडेक्स फंड यहाँ पर ये फंड हाउस लेकर आया हुआ है। बेंचमार्क की अगर बात करें तो निफ्टी एनर्जी TRI इसका बेंचमार्क रहेगा। वही सब्सक्रिप्शन की बात करें 7 अगस्त से 21 अगस्त तक ये खुला हुआ है, वहाँ पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अलॉटमेंट की अगर बात करें तो 27 अगस्त को इसका अलॉटमेंट मिल जाएगा। मिनिमम निवेश यहाँ पर 100 रुपये से SIP और 100 रुपये की ही आप लमसम निवेश इसमें कर सकते हैं। एग्जिट लोड 0.25% लगेगा इनकेस अगर आप 15 दिन से पहले यूनिट्स को रिडीम या फिर स्विच करते हैं। पीयर कंपैरिजन में 2 फंड हैं, हालांकि वो हाल में ही लॉन्च हुए हैं, पिछले 1 साल में लॉन्च हुए, तो उनका बहुत सारा डेटा नहीं है। मिरा एसेट फंड है और मोतीलाल ओसवाल का एनर्जी इंडेक्स फंड है जो कि फिलहाल पीयर्स में है, लेकिन अभी इनके बहुत ज़्यादा रिटर्न्स इवैल्यूएट करना थोड़ा सा मुश्किल है। यहाँ पर फंड मैनेजर्स की बात करें, नंदिक मलिक और रोहित गौतम इस फंड को यहाँ पर मैनेज करेंगे। सर सबसे पहले तो ये समझना चाहेंगे निफ्टी एनर्जी इंडेक्स फंड में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स शामिल होंगे और उनकी ग्रोथ स्टोरी आपको लग रहा है कि कैसी होगी आगे चल के इनकी? अभिषेक, मैं सबसे पहले मैं दोबारा एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ दैट इज ओनली फॉर एन एजुकेटिव पर्पस, फॉर एन इन्फॉर्मेटिव पर्पस। और इन्वेस्टर्स को अपने अपने फंड मैनेजर्स, अपने एडवाइजर्स से प्रॉपर्ली कंसल्ट करना चाहिए और दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ना अभिषेक, कमिंग बैक टू द पॉइंट, आपने मुझसे जो पूछा, एक एनर्जी इंडेक्स का जो एक कॉम्पोजिशन होता है वो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के कॉम्पोजिशन से होता है, जहाँ पे क्रूड ऑयल, जहाँ पे LPG के से रिलेटेड जो स्टॉक्स होते हैं, रिन्यूएबल से रिलेटेड जितने स्टॉक्स होते हैं, वो सब इस कॉम्पोजिशन का एक हिस्सा बनाते हैं। ये वाला जो एक इंडेक्स है ये काफी प्रोमिनेंस ले रहा है, स्पेशली वॉर के टाइम पे हमने देखा था इस इंडेक्स ने एक बेहतरीन रिटर्न दिया था बिकॉज क्रूड ऑयल प्राइसेस के अंदर एक एक्सेसिव उछाल देखने को मिला था, बिकॉज ऑफ विच जितने भी क्रूड ऑयल रिलेटेड स्टॉक्स है उन्होंने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया था। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, अगर आप इस इंडेक्स के कंपैरिजन में या जितने भी एक्टिव मैनेजमेंट है वो बहुत ज्यादा फंड्स नहीं आए हैं अभी, बट यस ऑफ कोर्स एनर्जी इंडेक्स का एक थीमेटिक फंड है। आपके अगर पोर्टफोलियोज का पार्ट है तो मेक श्योर आप 2% से ज्यादा इसको पोर्टफोलियो में ओवर कंपोजिशन ना दें और अपने पोर्टफोलियोज में ये देखें कि अगर आपके पोर्टफोलियोज में अगर स्ट्रेटेजिक लेवल पर अगर एंट्री पॉइंट्स मिल रहे हैं तो आपको एक स्ट्रेटेजी लेवल पर एग्जिट पॉइंट्स भी आपको अपने पोर्टफोलियोज के अंदर लेने हैं, बिकॉज इट इज अ थीमेटिक फंड। सो दैट इज ऑल व्हाट आई कैन से अभिषेक फ्रॉम माय साइड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टर्स को समझना के लिए कि जब भी आप एक थीमेटिक फंड लेते हैं अपने पोर्टफोलियोज में तो आप हाईली ओवरली कॉन्सेंट्रेट ना हो इन फंड्स के अंदर। सर वैसे निफ्टी एनर्जी इंडेक्स की अगर बात करें तो 1 साल में करीब 12% की रिटर्न इसने दी है और 5 साल में 100% तक के रिटर्न यहाँ पर देखने को मिले हैं। लेकिन हाल की तेज़ी वोलेटिलिटी जो है वो क्रूड और नेचुरल गैस में, जैसे कि आपने बताया कि उसमें देखने को मिली है, और क्या वो लेकिन यहाँ पर नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है इन केस अगर वोलेटिलिटी कंटिन्यू रहती है तो? वेल डेफिनेटली यस अभिषेक, अगर मैं थीमेटिक एज अ थीम ही बोलूं तो वो खुद ही अपने में एक बहुत ही वॉलेटाइल थीम है। आप उसके ऊपर एक कोर पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो की कॉम्पोजिशन का हिस्सा नहीं बना सकते हैं आप एक भी थीमेटिक फंड्स को। तो यस ऑफ कोर्स अगर आप एनर्जी इंडेक्स को अगर अपने पोर्टफोलियोज के अंदर इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं सो दैट इज अ गुड स्ट्रेटेजिक डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट। बहुत सारे डिस्पाइट द फैक्ट आपके फ्लेक्सी कैप्स एंड मल्टी कैप्स में ऑलरेडी क्रूड ऑयल से रिलेटेड काफी सारे स्टॉक्स होते हैं जो फंड मैनेजर्स अपने पास रखते हैं, बट यस एक्सक्लूसिवली अगर आप एनर्जी इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो इससे यहाँ डायरेक्टली उन्हीं फंड्स की बात करते हैं जो क्रूड ऑयल, LPGs या रिन्यूएबल से रिलेटेड होते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर क्रूड ऑयल इंडेक्स ने अप्रोक्सीमेटली 10% का एक CAGR रिटर्न दिया है इन 1 ईयर, तो दैट्स अ वेरी वेरी गुड आई मीन रिटर्न्स विज़ निफ्टी जो एक क्रूड ऑयल ने दिया है तो या फिर जो एनर्जी इंडेक्स ने दिया है। तो मैं चाहूंगा कि इन्वेस्टर्स जो हैं ये वही इन्वेस्टर्स इन फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करें जिनका टाइम होराइजन 3 से 5 साल का है। पहली चीज, जो स्ट्रेटेजिक एंट्री और स्ट्रेटेजिक एग्जिट ले सकते हैं और अपने पोर्टफोलियोज में ओवरली एक्सपोज नहीं हो, बिकॉज अगर आप थीमेटिक्स को अपने पोर्टफोलियोज में बहुत ज्यादा ओवरली एक्सपोज करते हैं सो योर पोर्टफोलियो सब्जेक्ट टू अ लॉट ऑफ अनस्टेबिलिटी एज वेल। सर कितना हिस्सा होना चाहिए इसका, मतलब सेक्टोरल फंड की अगर बात करें पोर्टफोलियो में तो? अभिषेक वैसे तो ये बहुत ही एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है बिकॉज इट डिपेंड्स फ्रॉम पोर्टफोलियो टू पोर्टफोलियो। अगर 2% का भी अगर आपका पोर्टफोलियो का कॉम्पोजिशन है सो यू विल कंसीडर इट एज अ गुड पार्ट जो थीमेटिक्स हो सकते हैं आपके पोर्टफोलियोज का हिस्सा। सर सेक्टोरल फंड है तो ऐसे लॉन्ग टर्म के लिए या फिर निवेश के लिहाज से यहाँ पर देखना चाहिए, या फिर शॉर्ट टर्म में जब तेजी मिले, लग रहा है कि चलो ठीक है तेजी आ गई, अच्छे यहाँ पर टारगेट्स मिल गए तो वहाँ से एग्जिट कर देना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर बी द टाइम? वेल अभिषेक, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सेक्टोरल फंड में आपको इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि स्ट्रेटेजिक एग्जिट करना बहुत जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल डिजिटल एज अ थीम में कोविड के बाद बहुत अच्छे रिटर्न दिए थे, पर उसके बाद उसके रिटर्न म्यूट हुए थे, तो आपको स्ट्रेटेजिक एग्जिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट एनर्जी एज अ थीम इज आल्सो अ थीमेटिक थीम जहाँ पे स्ट्रेटेजिक एंट्रीज एंड एग्जिट्स आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये राय निकल कर आती है। लेकिन सर क्या लगता है कि SIP बेहतर रहेगी यहाँ पर, कि मौजूदा जो एनर्जी साइकिल्स हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं वहाँ पर लमसम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा मुफीद रहेगा इन्वेस्टमेंट के लिहाज से यहाँ पर देखा जाए तो?
वेल अभिषेक देखिए, जिस तरीके से 100% मार्केट को टाइम आउट करना पॉसिबल नहीं है, इन अ सिमिलर मैनर आप 100% एनर्जी के सेक्टर को भी आप टाइम आउट नहीं कर सकते हैं। अगर कभी-कभार अगर कभी फ्यूचर में जियोपॉलिटिकल क्राइसिस के कारण अगर वॉर की ऐसी कुछ प्रोबेबिलिटी बनती है, तो क्रूड ऑयल प्राइसेस डेफिनिटली राइज करेंगे ही करेंगे, एंड इन दैट केस एनर्जी इंडेक्स बहुत बेटर परफॉर्म करेगा ही करेगा। सो इन दैट केस अभिषेक, आई वुड जस्ट से वन थिंग दैट एसआईपी वुड बी अ राइट वे जहां आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को इस पोर्टफोलियोज के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये निकल कर आती है इस एनएफओ को लेकर समय की पाबंदी है, लेकिन थोड़ी सी कोशिश करते हैं कि एक पोर्टफोलियो यहाँ पर और ले लें। राजेश यादव जी हैं, ये कह रहे हैं कि मैं 7 फंड्स में 14,000 रुपये महीने यहाँ पर निवेश कर रहा हूँ, क्या ये फंड सही हैं या फिर इसमें कोई बदलाव की ज़रूरत है? चलिए एक बार पोर्टफोलियो यहाँ पर देखते हैं। आईसीआईसीआई का मल्टी एसेट फंड यहाँ पर 2,000 रुपये की एसआईपी इसमें चल रही है। उसके बाद है एसबीआई का बैलेंस एडवांटेज फंड 2,000 रुपये की एसआईपी इसमें चल रही है। एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड 2,000 रुपये। कोटक का कॉन्ट्रा फंड 2,000 रुपये की एसआईपी इसमें चल रही है। उसके बाद है इन्वेस्को का मिड कैप फंड 2,000 रुपये की एसआईपी इसमें चल रही है। बंधन का स्मॉल कैप फंड 2,000 रुपये। और उसके बाद है लास्ट में एचडीएफसी का 100 इक्वल वेट इंडेक्स फंड 2,000 रुपये की एसआईपी इसमें चल रही है। सर कैसे देखेंगे इनके पोर्टफोलियो को? अभिषेक, मैं देख पा रहा हूँ कि इनके पोर्टफोलियो में फ्लेक्सी, कॉन्ट्रा, मिड, स्मॉल ऑलमोस्ट सब कुछ है। इक्वल वेट भी फंड है इनके पास, एंड इन सिमिलर केस हाइब्रिड के कैटेगरी में इनके पास ऑलरेडी मल्टी एसेट एंड बैलेंस एडवांटेज फंड्स है। तो मुझे लगता है राजेश जी, ऑन एन एवरेज योर पोर्टफोलियो इज ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड। जो हाइब्रिड फंड्स है उनको अगर आप निकाल के मल्टी कैप्स या स्मॉल कैप्स या मिड कैप्स में अगर आप डाइवर्सिफाई करते हैं, सो दैट विल हेल्प यू आउट इन गिविंग यू गुड रिटर्न्स एज वेल। क्यों? बिकॉज इन अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम जब आप वॉलेटाइल फंड्स के अंदर आप एसआईपीज लगाते हैं, देन यू गेट वेरी गुड रिटर्न्स एज वेल, बिकॉज वो अपने साथ एक रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का जो बेसिक टूल है, जो जिसके कारण एसआईपी जानी जाती है, उसको वो इनकॉर्पोरेट करते हैं। राजेश जी, अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं आपको बस एक सजेशन ये देना चाहता हूँ कि आप अपने एसआईपीज को टॉप अप करिए रेगुलर, और एट द सेम टाइम एसआईपीज को आप अपने वॉलेटाइल फंड्स जैसे होते हैं या एग्रेसिव फंड्स होते हैं जैसे फ्लेक्सी, मल्टी, मिड, स्मॉल, आप उसमें आप टॉप अप करें। सो दैट विल बी अ गुड बाइंग टूल फॉर यू एंड फॉर योर एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ इन योर पोर्टफोलियो एज वेल। सर राजेश कुमार जी के पोर्टफोलियो से एक सवाल मोमेंटम को लेकर भी मेरे सवाल में आया, जैसे कि इक्वल वेट इंडेक्स है, ऐसे ही मिड कैप के भी इक्वल वेट इंडेक्स में देख रहा था, और कुछ अभी हाल में एनएफओस भी उसके आए हुए थे। इक्वल वेट इंडेक्स स्ट्रैटेजी जो होती है नॉर्मल लार्ज कैप या फिर नॉर्मल मिड कैप के मुकाबले अगर उसको कंपेयर करें, वो कितनी अच्छी होती है या कितनी ख़राब होती है? अभिषेक, कोई भी स्ट्रैटेजी खराब और सही नहीं होती है। आप प्लीज समझिए कि जब भी फंड मैनेजर किसी भी फंड को लेकर आता है, वो अपना एक स्पेसिफिक फिलॉसफी से लेकर आता है। इक्वल वेट स्ट्रैटेजी क्योंकि वो मार्केट कैप पे डिसाइडेड नहीं होती है, उसमें सारे के सारे जितने 100 टॉप जितने भी स्टॉक्स हैं म्यूचुअल फंड इंडेक्स में, उसको वो इक्वल वेट देता है। उस केस में क्या होता है, जनरली ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अंडर कॉन्सेंट्रेशन से बच जाते हैं। ऑब्वियसली एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ फंड्स डेफिनेटली फंड मैनेजर करता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इक्वल वेट स्ट्रैटेजी का एक बेसिक फायदा ये भी होता है कि आपका पोर्टफोलियो अंडर पेनिट्रेटेड कुछ स्टॉक्स में नहीं रहता है। सो दैट इज ऑल व्हाई एक इक्वल वेट स्ट्रैटेजी का कुछ फंड्स लेकर आए थे। बट अगेन दिस इज नॉट फॉर एनीथिंग फॉर बाइंग एंड सेलिंग। मैं आपको बस एक एजुकेटिव वीडियो व्यू के थ्रू बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप एक इक्वल वेट इंडेक्स भी रख रहे हैं अपने पोर्टफोलियोज का, तो आप देखेंगे वो मोर और लेस लार्ज कैप बायस थोड़ा ज्यादा होता है। तो इन चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे, तो इन दैट केस आप अपने पोर्टफोलियो को समझ पाएंगे कि आपका पोर्टफोलियोज में कितनी स्टेबिलिटी और कितना रिस्क और कितना रिटर्न है आपके पोर्टफोलियो।